Hello everyone, today we will going to discuss about PCOS and PCOD, that is polycystic ovary syndrome, and you can also say polycystic ovary disease, जो कि काफ़ी कॉमन कंडीशन बन गई है आज की डेट में फीमेल्स के अंदर. सो लेट्स डिस्कस. PCOS जो है वो एक हेट्रोजीनियस डिसऑर्डर है. हेट्रोजीनियस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसके बहुत सारे इटियोलॉजीज हो, बहुत सारे रूट कॉज हो, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. जैसे आपका एंड्रोजन एक्सेस में हो जाता है, दैट मीन्स जो ओवरीज है वो बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगती है. ऑलिगोमेनोरिया हो जाता है, ये मेडिकल टर्म है, इरेगुलर पीरियड्स के लिए हम बोलते हैं. तो इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं इसमें. सब फर्टिलिटी हो जाती है, मतलब फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है. हम इसे इनफर्टाइल नहीं कहते. देर इज़ सम चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट बाय देयर ओन, तो सब फर्टिलिटी वाली कंडीशन आती है. हिर्स्यूटिज्म होता है. हिर्स्यूटिज्म मतलब कि आपका एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, फेशियल या बॉडी पे मेल लाइक पैटर्न में हेयर का ग्रोथ होना, और एक्नी वगैरह इसके साथ इसके सिम्टम्स हैं. PCOS को आपने बहुत सारे डिफरेंट नेम से भी सुना होगा. काफ़ी जगह पे इसको PCOD टर्म यूज़ करते हैं. फंक्शनल ओवेरियन हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं, जिसमें एंड्रोजन जो होता है एक्सेस में हो जाता है. ओवेरियन हाइपरथिकोसिस भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो ओवरीज होता है उसमें जो ल्यूटिनाइजिंग थीका सेल्स हैं वो रह जाती हैं, इसलिए इसको हाइपरथिकोसिस भी कहते हैं. स्क्लेरोसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि जो इसमें आपके मल्टीपल सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज के अंदर. इसे स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसे फर्स्ट टाइम 1935 में एक अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इरविन एफ स्टीन एंड माइकल एल लेवेंथल. इन दोनों ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इनको हम इनके नाम से स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी कहते हैं. PCOS का जो अंडरलाइन कॉज है वो अभी तक अननोन है. मतलब एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इस रीज़न से PCOS होता है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. जेनेटिक बेसिस पे भी हो सकता है, और कुछ आपके नॉर्मल फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री में PCOS रन कर रहा है, कोई मैटरनल एंड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि मदर की बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा है, तो फीटस को PCOS हो सकता है. और अगर मिनार्की से पहले टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है, मिनार्की व्हेन जो फीमेल को फर्स्ट पीरियड्स आता है उससे पहले अगर उसको डायबिटीज़ है तो PCOS की कंडीशन हो सकती है. इंसुलिन के रेजिस्टेंस बॉडी में बन गया है. ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, PCOS का रीज़न है. आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं लाइक वेलप्रोएट, जो कि जनरली मूड डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी के लिए लिया जाता है, तो इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स में भी PCOS डेवलप हो सकता है. अब PCOS को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा समझना होगा. आप देख सकते हैं, देयर इज़ वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड देन इट विल लीड्स टू ओवरी. लेफ्ट साइड पे आपको नॉर्मल ओवरी दिखाई गई है, हेल्दी ओवरी, और राइट साइड में आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखाई गई है. तो अब इन जनरल क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जनरली 28 से 45 डेज़ का साइकिल होता है नॉर्मली फीमेल्स में, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. किसी का 28 डेज़ हो सकता है, 30 डेज़ हो सकता है, 35 डेज़ हो सकता है, 45 डेज़ हो सकता है. इस ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, आपकी जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज में से एक एग जो होता है, दैट इज ओवा, या फिर आप उसे फीमेल गैमीट भी कह सकते हैं, वो आपका रिलीज होता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवल्यूशन. ओवल्यूशन के बाद वो जो एग है वो आपके फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म. और जो फर्टिलाइज एग होता है देन इट विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट. अब वो जाइगोट बन जाता है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू योर यूट्रस, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है. यूट्रस की वॉल पे आकर के वो जाइगोट स्टिक हो जाता है, जहाँ पर आपका जो जाइगोट है वो प्रॉपर 9 मंथ लेकर के 9 मंथ की ड्यूरेशन के बाद फीटस में कन्वर्ट होता है, देन इट विल लीड्स टू डिलीवरी. सेकेंड सर्कमस्टांस ये होता है, अब सपोज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, देयर इज़ नो स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो एग जो फेलोपियन ट्यूब में आ चुका है, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द यूट्रस. अब यूट्रस की वॉल जो थिक हो चुकी है, उसकी लाइनिंग थिक हो चुकी है, तो वो क्या करती है, उस एग के साथ शेड ऑफ हो जाती है, जिसे आप नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. दोनों ही केस में जब फर्टिलाइजेशन होती है और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, दोनों ही केस में आपके बहुत सारे हार्मोन्स का इंटरप्ले होता है. तो वही हार्मोन्स जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो वो PCOS वाली कंडीशन आती है. तो अब हम उन्हीं हार्मोन्स के रेगुलेशन को समझते हैं. आपका जो ब्रेन होता है उसमें होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी आपके बेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो कि आपका सिक्रीट करता है LH एंड FSH. जब ये FSH आपके ब्लड स्ट्रीम में आता है तो ये क्या करता है, आपके ओवरीज तक पहुंचता है. ओवरीज में आपका जो एग है वो मिच्योर होना स्टार्ट होता है. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, तो ये आपके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प करता है. तो जो फॉलिकल्स हैं वो आपका अब एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, ठीक है, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है. अब LH जो है, जो कि आपके पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो LH आपके मेच्योर फॉलिकल्स को ओपन करता है, ठीक है. जब LH का लेवल पीक पर होता है तो हम उसे LH सर्ज कहते हैं, ठीक है. वहाँ से आपके जो मेच्योर फॉलिकल है वो ओपन होते हैं
और जो ओवा है वो रिलीज़ होता है, जैसे आप ओवल्यूशन कहते हैं। जो वो रिलीज़ एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है इन जनरल, और अगर और जो रिमेन फॉलिकल वाला जो पार्ट है, एग रिमूव हो गया उसमें से, उसके अराउंड जो फॉलिकल्स थे, जो सेल्स प्रेजेंट थे, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन पीसीओएस के केस में ये नहीं होता। पीसीओएस के केस में आपका जो पिट्यूटरी है ये एक्सेस में आपका एबनॉर्मली हाई अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करने लगता है, एलएच सिक्रीट करने लगता है, जिससे आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो एज अ सिस्ट जो है आपकी ओवरीज में रह जाते हैं, जिससे डिज़ोल्व हो जाना चाहिए था, वो डिफरेंट सिस्ट बना के आपके ओवरीज में रह जाते हैं। और आपके जो ब्लड में जब एलएच का लेवल इंक्रीज़ होता है तो आपका इंसुलिन भी जो है इंक्रीज़ होने लगता है। अब इंसुलिन और एलएच जब साथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपके ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज़ हो जाता है तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। और जब टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ये एक मेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट होता है, बहुत ही माइनर अमाउंट में होता है, लेकिन जब ये मेजरली मतलब इसका अमाउंट जब फीमेल के बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, ओवल्यूशन प्रिवेंट होने लगी, ओवल्यूशन नहीं हो पाएगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है, हिर्सुटिज्म हो सकता है, मेल लाइक हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, एक्नी वगैरह हो जाता है। सो ये आपका हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से ही पीसीओएस हो रहा है। नेक्स्ट है आपके क्लिनिकल फीचर्स, जिसमें आपका फर्स्ट फीचर है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, यानी जो आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी जब एंड्रोजन जो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, तो उसमें आपके हिर्सुटिज्म यानी कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर, थाइज में हेयर, आपके एब्डोमेन एरिया में हेयर आने लगते हैं, एक्नी हो सकता है, आपको एंड्रोजेनिक एलोप्लेसिया हो सकता है। ये आपका एक तरीके का मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, हेयर लॉस इतना ज़्यादा होता है और परमानेंट होता है। नेक्स्ट आपका होता है कुछ एंडोक्राइन डिसफंक्शन, जिसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, एक्टिनथोसिस नाइग्रिकन्स हो सकता है। ये एक तरीके का ना आपका स्किन डिसऑर्डर है, जिसमें ना आपकी स्किन में डार्क वेलवेटी से पैचेस बन जाते हैं। उसके बाद आपका है इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज, ये तो आपके पीसीओएस के साथ बहुत ही कॉमन सिम्टम है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये जो एक कंडीशन है ना, इसे आप कह सकते हैं एक तरीके का स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें आपकी जो थ्रोट होती है, जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना, उसका मसल रिलैक्स हो जाता है, और जब आप सोते हैं तो वो क्या करता है, रिलैक्स होने की वजह से आपके एयरवे को ब्लॉक कर देता है। तो जब आप सोते हैं तो उसमें ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप मतलब थोड़ी स्नोरिंग साउंड के साथ ब्रीथ करते हैं सोने के दौरान। उसके बाद आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके अंदर आपका बीपी इंक्रीज़ हो गया, ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो गया, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो गया। तो इन सब की वजह से क्या होता है, आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक, डायबिटीज़, ये सब होने के चांसेस होते हैं। एंडोमेट्रियल न्यूप्लेजिया क्या है, ये न्यूप्लेजिया रिलेटेड टू योर कैंसर। सो एंडोमेट्रियल जो होती है आपकी यूट्रस की सबसे इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियल कहते हैं। तो जो आपकी यूट्रस है ना, उसमें आपके कैंसर डेवलप होने लगता है, दैट इज़ एंडोमेट्रियल न्यूप्लेजिया। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपके कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, एफएसएच, एलएच का लेवल चेक किया जाता है, टेस्टोस्टेरोन कितना है टोटल ब्लड में वो देखा जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है, बिकॉज क्योंकि आपका क्या होता है कि थायराइड भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, उसमें भी आपके थायराइड हार्मोन के मतलब इरेगुलेशन की वजह से आपको थायराइड होता है। सिमिलरली आपके पीसीओएस में भी ये भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इसमें आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का लेवल अप डाउन हो जाता है। तो जितने भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम है ना, जैसे आपका डायबिटीज़ भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिसमें आपके इंसुलिन का लेवल अप डाउन हो जाता है, ये भी एक हार्मोन है। तो ये सारे ना कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। तो इन मतलब कोई भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है तो साथ के साथ आपके दूसरे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स भी आपको दिखते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट इसमें आपका सीरम प्रोलैक्टिन देखा जाता है, क्योंकि जब आपके सीरम में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ऐसा देखा गया है कि आपका जो ओवल्यूशन है ना वो रिड्यूस होने लगता है 30% केसेस में। तो सीरम प्रोलैक्टिन चेक किया जाता है। ब्लड शुगर आपका सिमिलर है, इंसुलिन का लेवल अप डाउन तो नहीं हुआ है, ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल देखा जाता है, लिपिड प्रोफाइल देखा जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका एबनॉर्मल होने लगता है, इसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं साथ के साथ। DHEAS का लेवल चेक किया जाता है, ये भी एक आपका मेल हार्मोन है जो पीसीओएस में फीमेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है, दैट इज़ डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरॉन आई थिंक, एंड आपका हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल जो है, ये सारे आपके बायोकेमिकल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका रेडियोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड होता है, CT, MRI, इन सब में आपको जो PCOS है, जो सिस्ट है, वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। और अगर कोई नियोप्लेजिया बन रहा है, एंडोमेट्रियल नियोप्लेजिया है, जो वॉल है वो थिक हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है उसमें डिटेक्ट हो जाती है। हिस्टोलॉजिकल टेस्ट भी इसका किया जाता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी जिसे हम कहते हैं, एंडोमेट्रियल वॉल से आपकी जो टिश्यू है उसको लेकर उसका कल्चर किया जाता है, देन उसको चेक किया।
नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट वाला पार्ट, जिसमें हम नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको ना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है पीसीओएस के साथ, और लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ठीक है, स्मोकिंग वगैरह अगर करते हैं तो उसे क्विट करना बहुत ज़रूरी है। पीसीओएस में ना जो आपकी डाइट और एक्सरसाइज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसको मैनेज करने के लिए। तो आपको जो डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली लेना है, मतलब आपको हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, और एक नॉर्मल आपका बीएमआई जो है, बॉडी वेट है, उसे मेंटेन करके रखना है, जिससे जो पीसीओएस है ये मैनेज रहता है और ज़्यादा सीवियर नहीं होता। नेक्स्ट आपका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसका जो मेन एम होता है, जो फर्स्ट एम होता है, वो होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो इरेगुलर हो चुकी है उसे रेगुलर करना। और उसको रेगुलर करने के लिए ना आपको ओरल पिल्स दिए जाते हैं जो कंबाइन आपके होते हैं, ये आपके हार्मोनल पिल्स होते हैं। लाइक आपके इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, आपका सिंगल एस्ट्रोजन हो सकता है या सिंगल प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है। तो इस तरीके के जो पिल्स होते हैं ये आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं उसको नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं। अब जो आपको एस्ट्रोजन के ओरल पिल्स दिए जाते हैं ना, ये आपके लिवर में से एसएचबीजी का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो आपके फ्री टेस्टोस्टेरॉन है ना वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो फ्री टेस्टोस्टेरॉन होते हैं वो ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं, आपका एलएच जो है वो सप्रेस हो जाता है, और आपके जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट बॉडी के अंदर दिखते हैं ना वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं एस्ट्रोजन थेरेपी से। नेक्स्ट आपके कुछ 4th जनरेशन कंबाइंड पिल्स होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन और एंटी एंड्रोजेनिक होते हैं, मतलब एंड्रोजन के एक्शन को भी ये सप्रेस करते हैं, आपके एक्नी, हिर्सुटिज्म, इस सब को रिड्यूस करते हैं, वाटर रिटेंशन से बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, तो वेट लॉस भी होता है, और आपका जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट आपका इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए क्लोमिफेन जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पीसीओएस के साथ जो इनफर्टिलिटी होता है उसे ट्रीट करने के लिए। ये बेसिकली आपका एस्ट्रोजन का ना एगोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एंजाइम या फिर केमिकल या फिर हार्मोन के फंक्शन को मिमिक करते हैं, उसकी तरह वर्क करते हैं। तो ये आपके एस्ट्रोजन का एगोनिस्ट होता है पार्शियली। और बेसिकली आपके जो पीसीओएस होता है इसको ट्रीट किया जाता है, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। जैसे जैसे जो सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, हिर्सुटिज्म ज़्यादा दिख रहा है तो उसे ट्रीट करना है, आपको वेट लॉस है तो उसको कंट्रोल करना है, वेट गेन है तो उसे कंट्रोल करना है, एक्नी आ रहा है, स्किन में पैचेस हैं उसको कंट्रोल करना है। तो जो सिम्टम्स ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस करनी है तो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना है। नेक्स्ट आपका सर्जिकल मेथड है, ठीक है, जिसमें आपकी मेडिकल थेरेपी फेल हो जाती है, ठीक है, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, इनफर्टाइल हो जाती है जब वीमेन पूरी तरीके से, या फिर प्रेगनेंसी लॉसेज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मिसकैरेज हो रहा है, तब आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। अब इसमें जो आपकी सर्जरी होती है एक आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसमें आपकी जो सिस्ट होते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिस्ट ऐसे होते हैं जिनको आप लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग से पंक्चर कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि उसको लेज़र की हेल्प से उसे ब्रेक कर दिया जाता है। लेट्स कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें आप जो पीसीओएस है उसे आप खुद कैसे मैनेज करेंगे। आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, आपको डाइट कॉन्शियस होना है, बिल्कुल जंक फूड अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, अपने स्किन पे कंसर्न करना है, और आपको अपने हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है। योगा, मेडिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 8 to 12 पीरियड्स अगर आपको 1 ईयर में आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल, और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस कम से कम लेना है, मूड पे कंसर्न करना है, अपने स्लीप को रेगुलर रखना है, आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन रहनी चाहिए, आपको खुद का ख्याल रखना है, दैट्स इट। So guys, this is all about PCOS. Please do like, subscribe and share it with your friends, family, classmate, relatives, or you know any person in your surrounding who is suffering from PCOS, you can share it with them. And keep support. Bye bye, take care.